हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा हमने अभी आप सुबह आपको बताया था कि हम फिर से आपका अब सीटेट की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर से हम आपको सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद आप सभी देखिएगा कि उसके बाद उसके नीचे जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है उसको करवाएंगे। और देखिए जो क्वेश्चन और आंसर है वो अभी हम ऐसे नहीं करवाएंगे, एक चैप्टर का हम क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे हमने आज ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम क्या कराएंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो करवाएंगे। ठीक है, और इसमें हमने सबसे बड़ी बात ये क्या कहा है कि देखिए अभी हम आपको दिखा देंगे, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है और ये हमारा आवास, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है आपका। जो बच्चे कला वर्ग से हैं, ठीक है, 6 to 8 के लिए, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हमने क्या किया है, हेडलाइन कर दिया है, तो वो आप अपने नोट्स में नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान सा तरीका है, आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस जो क्लास 6 है, क्लास 6 में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं जियोग्राफी में। ठीक है, तो जियोग्राफी में आपके जितने चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद हम एसएसटी को भी लेके चलेंगे। अभी ये एसएसटी में आप क्लास 6 में देखिए आपका इतिहास, भूगोल और क्या आपका पॉलिटिक्स है। तो हम भूगोल को लेके चल रहे हैं, हमारा आवास। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने चैप्टर भूगोल में है क्लास 6 में। फिर क्लास 6 के बाद 7 को लेके चलेंगे और फिर क्लास 8 को लेके चलेंगे। फिर भूगोल खत्म करने के बाद हम हिस्ट्री को लेके चलेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए हम पहले चैप्टर देख लेते हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमें। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा विषय सूची है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे दिन हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हम उसको पूरा आपको कवर कराएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका आ जाएगा पृथ्वी की गतियाँ। चौथा आ जाएगा मानचित्र। पाँचवा आपका आएगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। उसके बाद 6 में आ जाएगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 7 में आएगा हमारा देश भारत। 8 में आएगा भारत मतलब जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो ये हो गए हमारे 8 चैप्टर, ये आपकी क्लास 6 में आएंगे। फिर क्लास 7 में हम चलेंगे, फिर क्लास 8। तो आपको क्लास 8 तक की पूरी जियोग्राफी और आपको पूरे क्या हिस्ट्री को कवर करना और पॉलिटिक्स को। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको कवर कराएंगे, प्लस इससे जितने भी आने वाले क्वेश्चन है उसको कवर कराएंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में आपका प्रीवियस से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा आप सभी। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। पूर्णिमा क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन बाद ये नहीं दिखाई देती है। जब क्या होता है कि 1 महीना पूरा, मतलब कि 1 महीना पूरा कंप्लीट हो जाता है, उस दिन दिखाई देता है। और यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, मतलब इसे अमावस्या भी कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आपको जो चंद्रमा है वो पूरा दिखाई देता है तो आप देखेंगे पूरी जितनी भी चीज़ें वो चमकती रहती हैं। अगर मतलब कि बादल घेरा हुआ नहीं है तो आप क्लियर उसको क्या देख सकते हैं, हर चीज़ों को देख सकते हैं। तो क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है
क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड कौन कहलाता है? जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। पूछ दिया कि खगोलीय पिंड क्या है, तो जो आसमान में चमकती है रात के टाइम वही हमारे क्या है? खगोलीय पिंड है। आगे है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या हमारा? एक तारा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो देखिए खगोलीय पिंड आपका कैसा होता है? तो देखिए खगोलीय पिंड का होता है बड़े आकार में होता है, गर्म होता है और गैस से क्या होता है? बना होता है। ये याद रखिएगा। पूछ सकता है कि खगोलीय पिंड बना होता है गैसों से, पत्थरों से, मिट्टी से, तो गैस से बना होता है। इनके पास क्या होता है? अपना ऊष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा है। जैसे सूर्य का क्या अपना प्रकाश है, अपना क्या है? ऊष्मा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। आगे की रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमें अधिक दूर होने के कारण हम लोग ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। आगे कि वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देखते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कौन कहलाता है? जैसे देखिए रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूह, मतलब जैसे देखिए ये तारों का अलग अलग समूह है, थोड़ा छोटा करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए ये क्या है? हमारा अलग अलग तारों का समूह दिखाई दे रहा है। यही जो अलग अलग तारों का समूह दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है? नक्षत्र मंडल है। और यहाँ पर आइए देखते हैं इसमें क्या होता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, कौन? अर्सा मेजर आपका हो गया और बिग बियर ये क्या है? एक प्रकार का आपका है, क्या है? आपका नक्षत्र मंडल है। अब यहाँ पर हम आते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि में क्या होता है कि सप्त मतलब सात होता है, ऋषि मतलब संत होते हैं। ये सात तारों का क्या है? समूह है, जो नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का क्या है? ये भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा क्या करता है? उत्तर दिशा को बताता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर ध्रुव तारा है, ये लड़की यहाँ पर खड़ी होकर उत्तर की साइड देख रही है और ये ध्रुव तारा यहाँ पर दिख रहा है। तो जो हमारी उत्तरी दिशा होती है किसको बताती है? ध्रुव तारा का संकेत करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे है कि सप्तऋषि मतलब सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। यह सात तारों का समूह है जो किसी नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है, ये हो गया। आगे चलते हैं कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा क्या रहता है? एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आपका चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये हमारी देखिए सप्तऋषि है। ये यहाँ पर सप्तऋषि की सहायता से ये संकेतक तारे हैं, तो इसकी सहायता से हम ये ध्रुव तारा को भी जान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि रेखा खींची जाए तो ये क्या कर रहा है? ध्रुव तारे की ओर ये रेखा क्या कर रही है? इंगित कर रहा है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है हमसे? आगे कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे
जिसका अपना प्रकाश होता है, अपना ऊष्मा होता है, वो खगोलीय पिंड कहलाएंगे। जिसका अपना ऊष्मा, अपना प्रकाश नहीं होगा, वो ग्रह कहलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्रह के बारे में आगे पढ़ेंगे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लैनेट कहते हैं हम। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। पूछ सकता है कि जो ग्रह है वो किस भाषा से बना है, या प्लैनेट किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा के किसके, प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। आप सभी को पता है कि हम जहाँ पर रहते हैं वो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य मतलब ऊष्मा जो है वो सूर्य से प्राप्त करती है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि जो ग्रह होता है, ग्रह के पास अपना प्रकाश, अपना ऊर्जा नहीं होता है, ये दूसरे से लेता है। तो पृथ्वी हमारा क्या है, एक ग्रह है, क्योंकि ये जो अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा होता है वो किससे लेता है, सूर्य से लेता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य हमारा क्या है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है। इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अगर हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखें, जैसे कि चंद्रमा से अगर हम देखें, तो ये चंद्रमा से क्या होता है, अधिक चमकती हुई प्रतीत होती है वहां से। ठीक है, पृथ्वी हमारी अलग तरीके से चमकती है। जैसे यहाँ से हम सूर्य को देख रहे हैं, चमक रहा है, तो हम अगर हम चंद्रमा पर गए, चंद्रमा पर से भी सॉरी सूर्य को देखेंगे तो वो भी पृथ्वी को देखेंगे तो वो भी हमें चमकता ही दिखाई देगा। बाकी ये देखिए आपका यहाँ पर ग्रह हो गए, तो इसको आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रह है। तो देखिए ये सूर्य है, सूर्य के बाद क्या है आपका, बुध है, बुध के बाद आपका क्या है, यहाँ पर शुक्र है, और क्या आपका पृथ्वी है, मंगल है, और ये आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी है, तो ये बृहस्पति है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह सबसे पहले हमको यहाँ पर बता दें, बाकी इसको हम आगे पढ़ के बताएंगे। देखिए क्षुद्र ग्रह कहाँ होता है आपका, यहाँ पर मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। ये ना कुछ टूट के गिरे होते हैं, जो टूटे हुए होते हैं पत्थर के टुकड़े, या इसी में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, इधर घूमते हैं इधर घूमते हैं, मतलब ये करते रहते हैं। यहाँ पर बीच में ये इसकी एक तरीके से पट्टी बनाते हैं। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या हमारा उपग्रह है, इसको याद रखिएगा। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है उसी के समान आपके 7 और ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और वो भी क्या करते हैं, सूर्य से ही ऊष्मा प्रकाश, जैसे हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है, वैसे 7 ग्रह हमारे पास और है, जो वो भी क्या करते हैं, सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश को प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अब जैसे देखिए, बहुत सारे ऊष्मा का प्रकाश लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का चंद्रमा है। जैसे कहते हैं कि हमारा अपना खुद का हवाई जहाज है, हम चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रह हैं जिनका अपना खुद का चंद्रमा है। अब भाई हम सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि किसके पास कौन सा चंद्रमा है, क्या है। चलिए देखिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे सौर मंडल क्या है, जैसे सूर्य हो गया, 8 ग्रह के हो गए, उपग्रह हो गया, और कुछ अन्य जैसे खगोलीय पिंड हो गया। खगोलीय पिंड क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि खगोलीय पिंड वो होते हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है। इसके पहले हमने बताया, एक बार आप खगोलीय पिंड को फिर से दोहराइए। जहाँ पर अगर आपका देखिए खगोलीय पिंड आ गया है तो खगोलीय पिंड को आपको दोहराना जरूरी है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो देखिए खगोलीय पिंड क्या है, जैसे जहाँ पर क्या हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या कहा है आपसे, यहाँ पर कहा है आपका कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, मतलब कि जो रात में चमकते हों वे, जैसे आपके क्षुद्र ग्रह हो गए एवं उल्का पिंड, ये सारे मिलके क्या करते हैं, आपके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। और जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। ये क्या होते हैं, मुखिया। सौर मंडल का जो मुखिया होता है सूर्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है। अब सूर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्रह पर चलेंगे। देखिए, सूर्य जो हमारा है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। पूछ सकता है कि सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित होता है, तो सूर्य होता है। यह बहुत बड़ा है,
एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र क्या है? स्रोत है। हमारे सौरमंडल में सूर्य ही हमारा एक ऐसा तारा है, यही सिर्फ प्रकाश का और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि ये सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। मतलब देखिए, ये हमसे सबसे नजदीक का तारा सूर्य ही है, लेकिन तो भी ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तारों में सबसे नजदीक कौन हमारा है? सूर्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य की दूरी के अनुसार हम देखेंगे। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो ये माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो ये भी आपको नहीं आएगा। तो चलिए हम बताते हैं। एक याद कर लीजिएगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार तो ब श प म, ठीक है, ये सूर्य के दूरी के अनुसार है। फिर क्या है? म हो गया। फिर ब स य न, ये याद करिएगा। ठीक है, बशपम और बसयन, ये दो चीज याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बशपम बसयन, बशपम बसयन। ब से क्या हो जाएगा? ठीक है, वशपम याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पर बशपन याद करेंगे और यहाँ पर भी बसयन याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बुध को रखेंगे, फिर शुक्र को, फिर पृथ्वी को, फिर क्या करेंगे हम? मंगल को। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बृहस्पति को, शनि को, यूरेनस को और नेपच्यून को। तो याद रखिएगा वशपम बशयन, ये चीज याद रखिएगा ताकि आपको ग्रह पता चल जाए, सूर्य से दूरी कौन बढ़ता कौन घटता किस तरीके से। अब आइए आगे चलते हैं। आगे है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। बुध को कितना दिन लगता है? 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, मतलब 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये क्या है? हमारे बौने ग्रह हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे दिमाग में ऐसे अगले क्वेश्चन पर, तो आपका उत्तर ये होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप सभी को प्रीवियस ईयर पढ़ा चुकी हूँ, तो वो दिमाग में चलता रहता है। और जब मैं अपने धुन में आती हूँ पढ़ाने के, तो फिर हम वो शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है ना हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप KBS देने जाइए, चाहे तो आप SSC का एग्जाम देने जाइए, या तो आप शिक्षक भर्ती देने जाइए, मतलब जहाँ भी आपका जियोग्राफी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? ब श य न, और इसके बाद पहले क्या पढ़ा? ब श प म। अभी पहला, दूसरा, तीसरा, सूर्य के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह आ गया। आकार में क्या है? आकार में ये 5वां ग्रह है। इसको याद रखिएगा आप सभी कि जो हमारा सूर्य है वो दूरी के हिसाब से क्या है? तीसरा ग्रह सूर्य से, लेकिन आकार में क्या है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब कि 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह आता है। बाकी 4 ग्रह और है जो इससे बड़े हैं। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। आगे चलते हैं। आगे आपका है कि अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले ग्रह की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अब आते हैं हम अगले
सॉरी, फिर से अगले क्वेश्चन करने लगे हम। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। वो कौन है? चंद्रमा। इसका व्यास क्या है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना करें। ठीक है, इन दोनों की तुलना करिए, देखिए क्या होता है। अब आइए चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है? चंद्रमा के बारे में दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है? 27 दिन पूरा करता है। इसके पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 88 दिन कौन पूरा करता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। वो जो हम कहते हैं ना कि चांद में दाग है, तो वो चांद में दाग नहीं है, चांद में गड्ढा है। ठीक है, चांद में पर्वत है, चांद में मैदान है, चांद में कोई दाग वाग नहीं है, सीधा बोल दो चांद में गड्ढा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह होता क्या है? देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये कहाँ होते हैं? ये मंगल ग्रह एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर शुक्र था, फिर क्या था? बुध था, फिर उसके क्या था? यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और यहाँ पर बृहस्पति था। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहीं पे क्या थे? आपके क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह हुए कैसे? देखिए, ये यूं हुआ कि मतलब वैज्ञानिक के अनुसार बता रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह के एक ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर ये क्या हो गए? अलग हो गए। अब हम जानते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि तारों का टूटना, तो ये ऐसा नहीं है। और आप इस तरीके का मत करिएगा। ये उल्का पिंड होता है जो क्या होता है कि पृथ्वी के नज़दीक आते ही थोड़ा सा उस पर पृथ्वी पे गिर जाता है और उसमें क्या होता है कि मतलब बहुत सारे गड्ढे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं इसे। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इस आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी क्या है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये आपका खत्म हो गया। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, उल्का पिंड को ध्यान दीजिएगा। उल्का पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं। कभी कभी ये क्या होता है? पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं और इनकी जो प्रवृत्ति होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस दौरान यह क्या होता है? वायु पे घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। अब वहाँ किसी के पूंछ में आग लगी हो और यहाँ से लोग मिन्नतें मांगते हैं कि भगवान हमारी शादी हो जाए, भगवान हमें वो मिल जाए, भगवान हमें नौकरी मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ किसी की पूंछ जली पड़ी है, आप वहाँ भगवान उससे मांग रहे भगवान हमें ये मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब उल्का पिंड के बारे में आप जान सकते हैं। अब आइए इसका थोड़ा जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन है ना, जो शॉर्ट्स वाला, उसको कर लेते हैं। और बाकी हम आप सभी को इसके बाद जितने भी इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं इसको हम कल कराएंगे। ठीक है, तो सही गलत का उत्तर है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, शुक्र ग्रह को कहते हैं।
सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, ग्रह कौन सा है? तो हमने अभी आपको बताया कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह हमारा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, यही हमारा था ना, यहाँ पर सूर्य था। ठीक है, सूर्य के बाद क्या था? फिर हमने क्या बताया? व श प म, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी तीसरा हो गया। ठीक है, और आकार के आधार पर पांचवा ग्रह कौन है? हमारी पृथ्वी ही है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं? तो हमने आपको बताया दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो आप सभी को पता है कि उत्तर दिशा का। उत्तर दिशा से हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है। ठीक है, आगे है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो अभी हमने बताया कि जो क्षुद्र ग्रह है वो आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन जो इनसे बनने वाले थे, हमने बता दिया। बाकी जो भी इनसे बनने वाले और भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करके हम आपको लेके चलेंगे। अब इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आएगा, लेकिन हम आगे जो भी आने वाला है उसको सबसे पहले हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगती है? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करिए, अपने दोस्तों तक शेयर किया करिए। आप जहाँ भी, आप जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ाया है उसका हम शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर जितने भी बनने वाले हैं उसके साथ मिलेंगे।